कहते हैं ना कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवारें, कुछ न हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। दोस्त, आज की पहली सवाल है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता भारत में कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता जो कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता की कौन सी है? तो राखीगढ़ी भारत में, जो कि हरियाणा में है, वो सिंधु सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी स्थल है। वहीं पे सिर्फ पूछे कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में अभी है। लेकिन भारत में अगर सवाल करें तो राखीगढ़ी याद रखेंगे। वहीं पे याद रखेंगे कि धौलावीरा एकमात्र सिंधु सभ्यता की स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की श्रेणी में 2021 में शामिल किया है। लोथल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि लोथल सिंधु सभ्यता का ऐसा बंदरगाह है जहाँ पे बंदरगाह का प्रमाण मिला है, यहाँ पे मनका बनाने का भी प्रमाण मिला है, यहाँ पे अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 7वें मंडल में चर्चा है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का चर्चा है, जिसमें परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पे 10 राजाओं और सुदास के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। यहाँ पे गायत्री मंत्र का चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जिसके रचयिता महर्षि विश्वामित्र हैं। इन्होंने सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र किया है। वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और छंदोग्योत उपनिषद में कृष्ण की चर्चा है, जिसमें कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं कि महाजनपद में 16 महाजनपद में बिहार में कितने महाजनपद है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि 3 महाजनपद है, यानी बी इज द राइट आंसर। यूपी 8, उसके बाद 3 आपका बिहार, और भारत के एक राज्य से 3 राज्य से 3 14 और बाहर से बाहर 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, हो गए ना 16। इसके बारे में बेहतर वीडियो जिससे कि कैसे इसको याद किया जाए वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भीमबेटका को विश्व धरोहर की श्रेणी में कब रखा गया था? भीमबेटका जो कि प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है, इसे 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल, पर्यावरण का बदलाव पाषाण काल में हुआ था, किस पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में पर्यावरण का बदलाव देखा गया था। हम सभी जानते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को ही लघु पाषाण काल कहते हैं या माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, क्योंकि इसमें पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में देखेंगे कि हथियार जो थे वो छोटे हो गए थे, इसीलिए मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार करना सीख लिया था, लेकिन नव पाषाण काल में उसका उपयोग करना सीखा कि उस आग से करते क्या हैं। वहीं पे आप याद रखेंगे कि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में ही किया गया है। नेक्स्ट, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सिस्मोग्राफी, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है एग्जाम हॉल में। ये तो मैं सेट कर रहा हूँ, एग्जामिनर जब सेट करेगा तो सोचिए कैसे कैसे लेवल का क्वेश्चन सेट करता होगा। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी और सिस्मोग्राफी, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। ऑस्ट्रियोलॉजी, मानव कंकाल के अध्ययन को ऑस्ट्रियोलॉजी कहा जाता है और न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। भारत का एकमात्र तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख है, जो कि तिथि रहित है। इसी में भारत को पहली बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम सब जानते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन शासक के समय में लिखा गया था। एहुल अभिलेख पुलकेशिनी द्वितीय के समय का है और एरन अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का वर्णन किया गया है और ये भानुगुप्त शासक के समय का है। हाथी गुफा अभिलेख
कलिंग राज खारवेल के समय का अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायमेकर्स किसके दरबार में आया था? डायमेकर्स बिंदुसार के दरबार में आया था। वहीं पे अशोक के दरबार में डायनोसियस आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में याद रखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का राजदूत था वो आया था, सेनापति था, ठीक है। और कहा जाता है कि 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार हो जाती है, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे प्रांत और हाथी घोड़ा दान में चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था, गुप्त वंश से संबंधित है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वहीं पे याद रखेंगे कि उपनिषद की संख्या 108, वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस चारों वेद को मिलाकर संहिता कहा जाता है। वहीं पे याद रखेंगे कि वेदांग की संख्या 6 है।